हेलो नमस्कार दोस्तों। और सब ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत है तो फिर बोलना। ओके चलो दोस्तों, तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे ये हम लोग देखेंगे आज, है नहीं? तो हम लोग दोस्तों कल क्लोन के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? क्लोन। क्लोन किससे संबंधित था? क्लोन अलैंगिक जनन से संबंधित था। यानी कि हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें से क्लोन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे और उसमें से क्लोन पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आज देखेंगे कि क्लोन क्या था, क्लोन का परिभाषा जानेंगे। कल जो था वो देखे थे, लेकिन आज क्या है पूरा देखेंगे कि क्लोन का परिभाषा, क्लोन क्या है ना, क्लोन किसे कहते हैं। तो हम लोग आज क्लोन के बारे में चलते हैं। कल बताए थे कि ये कोशिका है, ये केंद्रक है ने, ये आगे चलकर विभाजन करता है इस प्रकार से, फिर आगे चलकर ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये सब हम लोग देखे थे कल। ये दोनों समान है। किस रूप से समान है? आकारीय और आनुवंशिक रूप से क्या है? ये दोनों समान है। ये आगे चलकर फिर बड़ा कोशिका हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ये दोनों क्या है? दोनों समान है। ये कोशिका और ये कोशिका दोनों अब समान हो गया। जब दोनों समान होंगे, किस रूप से समान हो गए हैं? ये आकार के तथा आनुवंशिक रूप से क्या है? समान है। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। देखो, क्लोन उसे कहेंगे जो जीव आकार के तथा आनुवंशिक रूप से क्या है? समान है। उसको क्या बोलेंगे? सीधे क्लोन बोलेंगे। और देखते हैं। देखो क्लोन यहाँ पे क्या है? क्लोन है। क्लोन की परिभाषा में बताएं का इस विधि में क्या है? इस विधि में एकल जीव क्या अलैंगिक जनन में कौन सा भाग ले रहे थे? एकल जीव भाग ले रहे थे। तो यही बताएगा कि एकल जीव मतलब एक जनक वाले जीव था जो किसमें भाग ले रहे थे? अलैंगिक जनन में। और दो जनक वाले जो जीव थे वह कहाँ भाग ले रहे थे? लैंगिक जनन में। तो हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे, है ना? तो इसमें बोल रहा है इस विधि में एकल जीव यानी जनन, जो कि जनन करते हुए संतति उत्पन्न करने की क्षमता। क्या उत्पन्न करने की क्षमता? संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखती है तथा एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्या है? एक दूसरे के, यहाँ पे है ना, देखो एक दूसरे के समरूप है ना, ये दोनों देखो तो है कि नहीं है? अरे दोनों एक दूसरे क्या है? समरूप होते हैं। और ऐसे जीव क्या है? ऐसे जीव आकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? समान होते हैं। क्या यहाँ पे है? समान होते हैं। किस रूप से? आकार के तथा आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्लोन। समझ गए ना? तो हम लोग अलैंगिक जनन पढ़े थे और अलैंगिक जनन में हम लोग ये देखेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे आज? अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? यही देखना है ना। तो अलैंगिक जनन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार जो है इसका क्या है? विखंडन है। क्या है? विखंडन, जिसको इंग्लिश में क्या हम लोग बोलेंगे? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। पहले क्या था? विखंडन।
दूसरा हम लोग देखेंगे मुकुलन। दूसरा विधि क्या है? मुकुलन। इसका इंग्लिश होता है बडिंग। बडिंग। तीसरा हम लोग देखेंगे बीजाणु जनन। क्या देखेंगे? बीजाणु जनन। बीजाणु बीजाणु जनन। इसका इंग्लिश है स्पोर। स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा हम लोग देखेंगे कायिक प्रवर्धन, है ना, जो कि एग्जाम में पूछता है। चौथा क्या देखेंगे? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। इसका इंग्लिश होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर? अलैंगिक जनन के प्रकार। हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार देख लिए हैं, है ना। कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से हो रहे हैं। पहला क्या है? विखंडन है, जिसको फ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में। मुकुलन है, जिसको इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। बीजाणु जनन है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। चौथा मेरा लास्ट क्या है? कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे अलैंगिक जनन में विखंडन। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? विखंडन क्या है ना। आइए हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लो कि विखंडन देखेंगे ना, विखंडन यानी फ्यूजन। चलो हम लोग विखंडन में देखते हैं क्या है विखंडन। मान लो ये कोशिका है ना? ये कोशिका है, ये केंद्रक है। अब ये कोशिका आगे चलकर 2 भागों में बंट जाता है। एक यहाँ कोशिका है, इसका यहाँ कोशिका है। क्या है? दोनों समान कोशिका में बंट गया है। इसको हम सरल भाषा में सीधा क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो विखंडन का प्रकार सीधा सीधे कि एक कोशिका था, अब ये कोशिका 2 भागों में बंट गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? विखंडन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन ये तो परिभाषा सरल होगी, 2 भागों में बंटने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? विखंडन कहेंगे। लेकिन इसका जो है विचित्र तरीका से हम लोग देखना है कि विखंडन क्या है, ये ना देखना है। देखिए मान ले, देखो अब यहाँ पर एक अमीबा है। अमीबा का तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वो किसी भी आकार के रूप में हो सकता है। यहाँ पर क्या है? मान लिया अमीबा है ना, इसका ये केंद्रक अमीबा का। अब ये अमीबा, ये जो अमीबा है इस प्रकार से, और हम देखेंगे सीधा सीधा, है ना, ये अमीबा है। अब ये जो अमीबा है इसमें 2 प्रकार के विखंडन होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो बहुविखंडन होते हैं, पहला विखंडन, और दूसरा होते हैं द्विविखंडन।
जिसे कहते हैं द्विखंडन। यानी सबसे पहला द्विखंडन होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, बहुविखंडन होते हैं, बहुविखंडन है। पहला क्या होता है, द्विखंडन, दूसरा बहुविखंडन। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले विखंडन में, सबसे पहले कि द्विखंडन किसे कहते हैं या द्विखंडन कैसे होता है, हम लोग ये देखेंगे। आइए तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसी में इसका पहला देखेंगे द्विखंडन। देखो द्विखंडन देखेंगे, बेंटिक फ्यूजन इसको बोलते हैं। इसका क्या नाम है, बेंटिक फ्यूजन इसको बोलते हैं, बेंटिक फ्यूजन। क्या है बेंटिक फ्यूजन, अब हम इसमें देखेंगे। बेंटिक फ्यूजन में देखो क्या होते हैं, मान ली एक जीव है, क्या है, ये जीव है, जिस तरह से पाल। अब ये जीव जो है आगे चलकर इस प्रकार से अपना आकार रूप लेता है ना। अब इसका कोशिका क्या होता है, अब इसका कोशिका जो है दो भागों में बांटता है, एक यहाँ है और एक यहाँ है ना। अब इसका जो कोशिका दो भागों में बांटता है, तो इस प्रकार से किस तरह से बांटता है, देखो देखो, ये इस तरह से फैलता है, ये इस तरह से काटता है, ये इस तरह से फैलता है, इस तरह से काटता है, फैलते काटते जाता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। यानी ये क्या होता है, बीच बीच से क्या होता है, यह कट जाता है। जब ये बीच से कटता है तो देखो इस प्रकार के निर्माण करता है। कार्य निर्माण। अब ये जो द्विविखंडन जो हो रहा है, ये कौन कौन से द्विविखंडन हो रहा है, द्विविखंडन होते हैं ना। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि ये द्विखंडन जो है ये अमीबा में तो हो ही रहा है, एक पैरामीशियम में होता है और एक यूग्लिना में होता है। पहला किस में होता है, अमीबा में तो होता ही है, पैरामीशियम में भी होता है और यूग्लिना में भी होता है। तो हम इसको कौन से खंडन बोल सकते हैं, इसको कौन से लंबी बोल सकते हैं कि एक लंबी के आकार के विधि से द्वारा एक खंडन हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं अनुलंबीय। इसका नाम क्या दे सकते हैं, अनुलंबीय, अनुलंबीय दे सकते हैं। क्या है, अनुलंबीय, क्योंकि यह क्या ऐसा है, ये बीचों बीच भागों से कट रहा है ना। ये जो मेरा शरीर क्या है, ये बीच भागों से कट रहा है, इस प्रकार से अनुलंबी परत से कट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुलंबी बोलेंगे। अब हम पर आगे दूसरे जीव के बारे में चलते हैं। मान ली ये जीव है इस प्रकार से, है ना। अब यह जीव जो है इस प्रकार से देखो कटता है, एक कोशिका इसका यहाँ आ जाता है, एक कोशिका इसका यहाँ आ जाता है। अब ये जो कोशिका है ये दोनों बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से हो जाते हैं, देखो अब ये क्या है, अब ये जो जीव है ये भी आगे चलकर क्या हुआ, दो भागों में बट गया। ये किस तरह से बटा, ये तो अनुलंबी था जो कि लंबा के आकार से बटा था, है ना। किस तरह से कट रहा था, ये अनुलंबी तरह से कट रहा था। अब ये जो है दूसरा जीव है ये अनुप्रस्थ काट से कट रहा है। किस, जैसे मान लीजिए कुत्ता जीव है ना, उसको इस तरह से काटो, इससे ऐसे रहता है, इसको ऐसे काटो, तो क्या है, ये अनुप्रस्थी काट है ना। जैसे मनुष्य खड़ा है मान लीजिए, तो उसको लंबी आकार से काटे, किस तरह से लंबा है तो लंबी अनुलंबी हो गया। अब जो है इस तरह से जो रहेगा उसको क्या काटेगा, जैसे कुत्ता है इस तरह से रहता है, तो उसको क्या इस तरह से काटेंगे, अनुप्रस्थ काट से,
है नहीं। ये अनुप्रस्थ हो गया, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ, है नहीं। तो ये जो जीव जो होते हैं किसमें हो रहा है? ये जो होते हैं ये पैरामीशियम में होते हैं। अनुलंबी जो होते हैं करते हैं ये पैरामीशियम जीव में होते हैं। पैरामीशियम, है नहीं, ये पैरामीशियम में होता है। और ये जो जीव है ये युगलीना है। क्या है? ये जीव जो है युगलीना है, यानी इस प्रकार से। तो द्विखंडन के बारे में कह सकते हैं कि इसमें तो स्पेशल अमीबा ही आता है द्विखंडन में, और इसमें ये दोनों भी आते हैं। कौन? एक पैरामीशियम और दूसरा युगलीना। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये पैरामीशियम जो है अनुलंबी काट से आगे की ओर जीव बढ़ते हैं, और युगलीना जो है अनुप्रस्थ काट से जीव बनते हैं। ये दोनों बारे में हो गए। अब हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। मान लिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ये समझ में आ गया? स्क्रीन जिसको समझ नहीं आता है वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे देखो, मान ली यहाँ पर अमीबा है ना। ये केंद्रक हो गया इसका अमीबा का, वन केंद्रक। अब यही केंद्रक दो भागों में बढ़, यही जो केंद्रक है यही अमीबा है जो दो भागों में बढ़ जाएगा। देखो ये इस प्रकार से हो जाएगा धीरे धीरे से। इसका कोई आकार नहीं होता है जिसे तैसे बना सकता है अमीबा का। इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ये किसी भी रूप में रह सकता है। क्या है ये अमीबा? क्या है? दो भागों में बट गया नहीं, इसको क्या बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। ये ही एक अलैंगिक जनन का रूप है जो कि द्विखंडन इसमें हो रहा है। किस विधि द्वारा हो रहा है? तो अलैंगिक विधि द्वारा हो रहा है। इसमें भी वही है कि एक जनक है जो अपने जनक से क्या होते हैं? अलग होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। उसे भी हम क्या बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। आगे दो भागों में बट जाते हैं, इसको क्या सीधे बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। हम सीधा सीधे बताए थे भाषा में कि ये कोशिका है, ये दो भागों में बट रहा है, इसको क्या बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। बताए थे। अब ये अमीबा है, क्या है? इसका नाम अमीबा है। अब ये जो अमीबा है इसमें दो रूप से खंडित हो रहा है। एक तो द्विखंडन हो ही रहा है, दूसरा इसमें बहुविखंडन भी हो रहा है। क्योंकि एक अमीबा ही है जो कि इसका आकार निश्चित नहीं है, और ये एक से कई जीव बन सकते हैं। एक जीव से कई जीव बन सकते हैं। 8 और 16, 32, 64 इस प्रकार से मतलब क्या होते हैं? ये दोनों उत्पन्न होते हैं। इसे इस प्रकार से बताए हैं। मान लीजिए जीव है यहाँ पर, ये दूगो हो गया है नहीं, ये फिर से दो जीव उत्पन्न हो गया यहाँ पर, फिर दूगो, चार हुआ नहीं, फिर यहाँ पर से जीव उत्पन्न हो गया, इससे भी दूगो हो गया, फिर इससे भी दूगो हो गया, फिर इससे भी दूगो हो गया। क्या हो गया? इस तरह से अमीबा का क्या होता है? द्विखंडन होते जाता है नहीं। आगे चलकर बहुत मंदी एक अमीबा से जो है अनेकों अमीबा बना सकता है नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विखंडन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं द्विखंडन? लेकिन इसको बहुविखंडन भी बोलेंगे, क्योंकि एक से अधिक बना रहा है, दो से अधिक बना रहा है, दो से बहुत ही अधिक बना रहा है। 2, 4, 8, 16 है ना, 32, 64 इस प्रकार से जितना जा सकता है दूसरा भी बोलेंगे इसको। दूसरा इसमें पढ़ना था बहुविखंडन में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? बहुविखंडन। बहुविखंडन में बोलेंगे क्या? उसको बहुविखंडन में बोलेंगे। क्या बोलते हैं उसको? पहला द्विखंडन नहीं था, दूसरा क्या है? बहुविखंडन। तो बहुविखंडन किसमें मिलते हैं? अमीबा में मिलते हैं। अच्छा सॉरी दूसरा क्या है? बहुविखंडन। बहुविखंडन है ना, बहुविखंडन है। दूसरा बहुविखंडन देखेंगे। अब बहुविखंडन कैसे होता है जो हम देखेंगे किसमें? बहुविखंडन दो जीव में होता है। एक तो अमीबा में होता ही है, दूसरा प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है? तो प्लाज्मोडियम तो और आगे चल के देखेंगे
अगला नेक्स्ट चैप्टर जब जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में पूरा में, उसके बारे में पूरा जानकारी जानेंगे कि प्लाज्मोडियम क्या है। तो आज इसके बारे में सिर्फ देखेंगे, एक तो अमीबा में हो ही रहा है और हम दूसरा जीव में देखेंगे किस प्रकार से होते हैं। मान लीजिए जीव है, इसका कोशिका है, अब ये आगे चलकर इस प्रकार से जीव बनाते हैं और इसका कोशिका इस तरह से देखो तो भर जाते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, एक था इसमें क्या हो गया, बहुत सारे कोशिका हो गए हैं, होगी कि नहीं होगी। यही आगे चलकर और आगे निर्माण होगा, ये सब अलग अलग कोशिका हो जाएंगे। देखो इस प्रकार से, इसी को तो हम करेंगे बहुविखंडन, है ना। यहाँ एक जीव था, एक जीव से क्या हो गया, अनेक जीव हो गया। मान लो ये कोशिका है, जीव को है कोशिका, ये अंदर केंद्रक है ना। ये आगे चलकर इतने कोशिका बनाया है ना। अब ये आगे चलकर क्या क्या बहुत सारे भागों में बट गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। ये बहुविखंडन का नियम है। तो द्विखंडन और बहुविखंडन मेरा दोनों हो गया, है ना। द्विखंडन अमीबा में सिर्फ होता है, पैरामीशियम में होता है, यूरेनियम में होता है द्विखंडन। बहुविखंडन जो होता है दो ही जीव में होते हैं, एक तो अमीबा में होता है, दूसरा क्या प्लाज्मोडियम में होते हैं। अब हम इसका दूसरा पढ़ेंगे, ये विखंडन का मुकुलन। क्या पढ़ेंगे, मुकुलन। आइए देखते हैं क्या मुकुलन है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, मुकुलन। इसको बोलेंगे बडिंग। क्या बोलेंगे, बडिंग। अब ये हम समझे कि मुकुलन क्या है। मुकुलन होता है किसमें, यही ना है। देखो मुकुलन जो है एक जलीय जीव है, और वह जलीय जीव का नाम क्या है, जलीय जीव का नाम क्या है, हाइड्रा है। सबसे पहले हाइड्रा चित्र देखिए किस प्रकार रहता है। मान लीजिए देखो ये इस प्रकार से हाइड्रा है। ये क्या है, एक ये हाइड्रा है, हम बतलाते हैं। ये बाबू देखो हाइड्रा हो गया, ये क्या है, ये हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा में जो बाहरी रूप से ये जो दिख रहा है इस प्रकार से, है ना, इसी को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल। इसको हिंदी में एक नाम और इसको बोलते हैं कलिका। इसको क्या बोलते हैं, कलिका। क्या बोलेंगे इसको, कलिका। ये एक हाइड्रा पौधा है जो कि जल में रहता है, इसे जलीय बोलते हैं, जलीय जीव। जलीय जीव क्या है, यह एक जलीय जीव है जो कि कहाँ रहता है, जल में रहता है। और ये क्या है, इसको पूरा बोलेंगे हाइड्रा। ये पौधा किस चीज का है, हाइड्रा का है ना। ये पौधा क्या है, ये हाइड्रा है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रा। ये जो मुकुल बता रहे हैं, ये मुकुल जो है अलैंगिक जनन द्वारा होता है। मुकुल किसके द्वारा हो रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा। लेकिन यह मुकुल किसमें हो रहा है, यह मुकुल जो हाइड्रा पौधा है जो कि जलीय जीव है, जल में रहने वाला पौधा है, उसमें यह क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है। यानी इस हाइड्रा पौधे में क्या हो रहे हैं, मुकुलन हो रहे हैं। जैसे एक ईस्ट का नाम सुना हुआ, ईस्ट में भी क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा ही होता है। देखो इस प्रकार से ईस्ट होते हैं। ये देखो ये क्या है, ईस्ट है। इस तरह से धीरे धीरे इसका क्या होगा, बढ़ते रहेगा। देखो इसका जो है बड यही, इसको बड बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं। इसका भी बड देखो यही है, और इसका बड ये है ना। तब हम लोग मुकुल में से देखेंगे, इसमें भी है कि एक जनक है जो है ना, एक जनक के जीव के शरीर से, ये जीव है ना, इसके शरीर से
एक क्या होता है, एक कलिका का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, ये देखो कलिका है। मान लीजिए एक जीव है हाइड्रा, है ना, ये हाइड्रा एक जीव है और ये हाइड्रा जीव से, इसके शरीर से एक कलिका का निर्माण होता है, जो हम दिखाएं कलिका, देखो मैंने ये है ना, इस तरह से यही कलिका आगे चलकर क्या करता है, वृद्धि विकास करता है या फिर से क्या होता है, हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। इसी को एक कली बोलते हैं। जब छोटा रहता है ना तो उसको कलिका बोलते हैं, जैसे मान लिया कोई सी संतान का, किसी पेरेंट्स का, है ना, अगर संतान उत्पन्न होता है तो उसको छोटे में क्या कहेंगे, बच्चा बोलेंगे, है ना। फिर उसको क्या बोलेंगे, बाल्यावस्था बोलेंगे। फिर उसको क्या बोलेंगे, यौवनावस्था बोलेंगे। फिर जिस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाता है उस तरह से उसका नाम क्या होता है, चेंज होते जाता है। तो उसी प्रकार से ये हाइड्रा एक पौधा है ना। इस पौधा में कलिका का उत्पन्न होता है ना। ये कली जो होता है हाइड्रा से निकलता है। ये आगे चलकर फिर क्या होता है, बड़े होते हैं। छोटा है तो कली नाम है, और जैसे ही बड़ा हो जाएगा, इससे निकल जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ये भी एक फिर पौधा बन जाएगा हाइड्रा। तो ये जो मुकुल होता है किसमें होता है, हाइड्रा में होता है ना। इसका परिभाषा पता है, सीधा सीधी इसका साफ साफ सुथरा परिभाषा है कि मुकुलन एक ऐसे जीव है ना, जिसके शरीर से है, जिसके शरीर या जिसके शरीर में एक मुकुल यानी एक कलिका का निर्माण होता है ना। वह कलिका उस जीव से आगे चलकर, है ना, आगे चलकर यह एक नए जीव का निर्माण करते हैं। और वही नए जीव जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, फिर से एक हाइड्रा बोलेंगे। ये क्या है, ये मुकुलन है, क्या होता है, इसे मुकुलन कहते हैं। जिसे मान लो ईस्ट में बताए होंगे इस तरह से, और हम अच्छी तरीके से बताते हैं। जैसे ईस्ट मान लो यहाँ पर बताते हैं, ये मान लो मेरा ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। इससे खमीर भी बनता है ना, ईस्ट से। इसका बहुत का ईस्ट जो है बहुत से काम में आते हैं। ये ईस्ट हो गया। अब ये ईस्ट देखो आगे चलकर इस प्रकार से निर्माण किया इसका कोशिका, ये केंद्रक है, इस प्रकार से निर्माण होता है इसका, है यानी छोटे से कली निकलता है इस प्रकार से। यहाँ इस तरह से यहाँ भी होता है, इस तरह से हम समझाते हैं तब समझेगा। यहाँ पर मान लिए घिसती रहो, यहाँ पर इसका कोशिका, फिर यहाँ पर जब थोड़ा सा आगे कली निकलता है तो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी खिंचाव आता है ना। आगे चलकर लोग इतने बड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से होते हैं, है ना। अब ये और ज्यादा खिंचाव हो गया इस प्रकार से, है ना। अब यही ईस्ट फिर आगे चलकर क्या होगा, छोटे से निर्माण करेंगे, अलग से कोशिका अपना बनाएंगे, इसमें केंद्रक होंगे। अब यही केंद्र आगे चलकर बड़ा होंगे तो इस प्रकार से इसके साइज में हो जाएंगे, क्या है ना, ये ईस्ट क्या, ये ईस्ट हो गया। तो ये ईस्ट जो है ना, ये ईस्ट जो है आगे कलिका निकालता है ना। इस कलिका से और थोड़ा सा घिंचाव होता है तो इस कलिका में आते हैं, परिवर्तित होता है। फिर आगे चलकर सीधे क्या होते हैं, अपना शरीर को छोड़ देते हैं और क्या होते हैं, अपना परिवर्तन रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अपना जीवन यापन करने लगता है। फिर धीरे बड़ा होता है, फिर किसके समरूप आ जाते हैं, फिर इसी ईस्ट के समरूप आ जाते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे मुकुलन में जनन जो होता है ये ईस्ट के द्वारा भी हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग आज पढ़ लिए मुकुलन, है ना। मुकुलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन। क्या पढ़ेंगे, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग कल पढ़ेंगे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, बीजाणु जनन में किस प्रकार से होता है, यानी बीजाणु जनन भी जो है इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। क्या होते हैं, इसमें भी अलैंगिक जनन ही होता है। तो किस प्रकार से होते हैं ये भी कल हम पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना तक फिक्स है ना। चूंकि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट आनंदमय सब्जेक्ट है, इसको रट के नहीं, इसको अब समझ के पढ़ें, है ना। पहले की अपेक्षा पढ़ा जाता था पूरा रट कर, लेकिन अब रट कर नहीं, अब ऐसा ऐसा इसका प्रतिलिपि हो गया है कि इसको जो कि एकदम रट के नहीं बल्कि क्या इसको एकदम समझ के पढ़े, है ना। ऐसा टीचर आ गया अभी कि एक बार एकदम पढ़ लो, दिमाग में डालो, सीधे क्या हो गया, एकदम एग्जाम में छपा जाएगा। तो इस तरीका से पढ़े बायोलॉजी को, है ना, ताकि आनंद में आए। यानी कि रिक्स लेकर, कोई भी सब्जेक्ट को रिक्स लेकर नहीं पढ़ना है ना। जब भी पढ़ना है तो हंसते खेलते पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है मन तरीके से। ओके।